हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दूसरा तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या दूसरे तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ बीच में भूल चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और कौन कौन सा होता है तो यहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखना भूल चुके हैं तो नीचे हम लिख देंगे। तो स्वर वर्ण 11 होता है। 11 कौन कौन सा होता है? ओ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दुर्गऊ, री ए औ, ओ औ। तो देखिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर्ण वर्ण 11 पुड़ गया। अब स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होता है। स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन सा होता है? तो को खो से अंग, च छ से य, ट ठ से मूर्धन्त न, त थ से न, प फ से म तक। मतलब क खो से अंग तक, च छ से य तक, ट ठ से मूर्धन्त न तक, त थ से न तक, प फ से म तक पुड़ गया। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक 20, 5 25। तो स्पर्श व्यंजन 25 हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। और कौन कौन सा है? तो य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? तो य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। तो अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 कौन कौन सा है? तो आगे देखिए, तालप स, मूर्धन स, दंत स, ह। अब संयुक्त व्यंजन भी 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन सा है? तो देखिए, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अब आयोगवाह देखते हैं। आयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन सा? अनुस्वार, विसर्ग। अब द्विगुण या उत्क्षिप्त कहते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त भी हो सकता है। द्विगुण या उत्क्षिप्त 2 होता है। र, अढ़। व्यंजन कितना होता है? व्यंजन कितना होता है? 33। व्यंजन कितना होता है? 33। आगे हम बताएंगे 33 कौन कौन सा होता है। तो एक बार हम और देख लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो हम बीच में एक सवाल तो भूल चुके हैं, उसके लिए आगे हम लिख देंगे। तो क्या भूल चुके हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण देखिए कौन कौन सा होता है। स्वर वर्ण कितना होता है? 11। 11 कौन कौन सा होता है देख लीजिए, यहाँ लिखे हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितना होता है? तो 25। 25 कौन कौन सा होता है? तो देख लीजिए, क ख से अंग, च छ से य, ट ठ से मूर्धन्त न, त थ से न, प फ से म तक। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। तो देख लीजिए 4 ये लिखा हुआ है। तो ऊष्म व्यंजन 4 होता है। तो आगे देख लीजिए, मूर्धन से दंत से ह, मूर्धन से धन से ह होता है। तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होता है। तो 4 देख लीजिए, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। आयोगवाह 2 होता है। अनुस्वार, विसर्ग। द्विगुण या उत्क्षिप्त इसी का नाम है। या तो ये आ जाएगा ऑप्शन में, नहीं तो ये आ जाएगा। तो वही 2 मारना है, द्विगुण या उत्क्षिप्त। कितना है? 2। कौन कौन सा? अढ़, र, अढ़। व्यंजन कितना होता है? 33। तो आगे अभी हम तुरंत पढ़ते हैं।
आगे लिखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। देखिए इसको भी हम अलग से अभी बताएंगे। स्वर वर्ण हम 2 प्रकार के होते हैं और स्पर्श व्यंजन के बारे में भी अभी समझा रहे हैं। तो देखिए आगे, आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो 52 वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर पहले जान लेते हैं। तो हर्ष स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ, ए, ओ। हर्ष स्वर कौन कौन सा होता है। तो अ, हर्षई, हर्षऊ, ए, औ। अब दीर्घ स्वर देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर देख लेते हैं। तो आ, दीर्घई, दुर्गऊ, आए, औ। दीर्घ स्वर कौन कौन सा है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, आए, औ। अगर परीक्षा में आ जाए कि दीर्घई कौन सा स्वर है तो दीर्घ स्वर मारना है। परीक्षा में जब अगर आ जाए कि दीर्घई कौन सा स्वर है तो क्या मारना है, दीर्घ स्वर। तो देखते हैं आगे, हर्ष स्वर को, हर्ष स्वर को, हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हर्ष स्वर को हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो देखिए जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन सा 7 हैं। तो देखिए आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर भी 7 हैं। ये भी याद रखना है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो 7 हैं। अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन कौन सा 7 है तो आप लोग याद कर लीजिए। आगे का एक वर्ड छोड़ देंगे और पीछे का 2 वर्ड छोड़ के तो दीर्घ स्वर बन जाता है। तो दीर्घ स्वर भी 2 हैं, सजातीय और विजातीय। दीर्घ स्वर भी 2 हैं, तो सजातीय और विजातीय। सजातीय देखिए अ प्लस आ, ओ प्लस ओ, तो क्या हुआ अ। अब देखिए ई प्लस ई मतलब हर्षई प्लस हर्षई, क्या हुआ दीर्घई। अब उसी तरह से देख लीजिए हर्षऊ प्लस हर्षऊ तो दीर्घऊ हो गया। अब विजातीय में जाते हैं तो विजातीय भी आसान है। तो ओ प्लस ई ए, ओ प्लस ई क्या होगा ए, ओ प्लस ए ऐ हो गया, ओ प्लस ए ऐ हो गया। ओ को जोड़ दिए ऊ से तो ओ हो गया, ओ को जोड़ दिए ऊ से तो क्या हो गया ओ, और ओ प्लस ओ प्लस ओ से तो औ बन गया, ओ प्लस ओ से औ बन गया, ओ प्लस ओ से तो औ बन गया। तो एक बार और हम बताना चाहेंगे कि जिसको जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर भी देख लीजिए, हर्ष स्वर
क्या है? अ, ई, हर्षऊ, ए, औ। और दीर्घ स्वर आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ऐ, औ। हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब देखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो आपको तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मतलब अधिक समय तो दीर्घ स्वर में लगता है। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ गड़बड़ लग रहा है कि उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं होगा। देख लीजिएगा किताब में भी। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो दीर्घ स्वर 7 देख लीजिए यहाँ। दीर्घ स्वर 7 कौन कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को देख लीजिए ऐसे, और विजातीय स्वर को ऐसे हम जोड़े हैं। तो नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाए तो चूकिएगा नहीं, एक एक वर्ड का सटीक जवाब दीजिएगा। तो आगे देखते हैं इससे आगे क्या आता है। इससे आगे क्या आता है। तो देखिए, दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन तो अभी पढ़वे किए हैं पीछे 2-4 मिनट पहले। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन सा होता है? को, खो से लेकर मो तक स्पर्श व्यंजन है। तो को, खो से लेकर मो तक कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है 25। स्पर्श व्यंजन कितना है? तो 25 है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन 4 है। तो कौन कौन सा है? तो बताए थे योरो, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन सा है? तालव्य, मूर्धन्य, दंश। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दंत आदि के स्पर्श से होता हो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो एक बार हम और देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिस वर्ण का उच्चारण मतलब कंठ, क से कंठ, तालु, त से तालु कहाँ है? यहाँ है। तालु कहाँ है? तो यहाँ है। तो मूर्धा मतलब मुंह, ओठ देखिए, ओठ मतलब ये दोनों जो ओठ है, दंत जो दोनों दांत टकराता है आदि के स्पर्श से होता हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
तो अभी हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन को मतलब चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग सब हम पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, अभी इसके नीचे हम वही पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन में 25 मतलब 25 जो है स्पर्श व्यंजन, अब 25 की बात होगी, अभी तुरंत 25 की बात होगी। तो देखिए आगे, तो आइए देखते हैं हम। वर्ग, को का वर्ग 5 है, को का वर्ग 5 है, और कहाँ से है? कंठ से। को का वर्ग 5 है, चो का वर्ग 5 है, चो का वर्ग 5 है, च छ ज झ य तालु, तालु से मतलब चौ का वर्ग 5 है, ट का वर्ग 5 है, त का वर्ग 5 है, पो का वर्ग 5 है। तो 25 हुआ। स्पर्श व्यंजन कितना हुआ? 25 हुआ। तो उच्चारण स्थान से हर बार 3 से 4 नंबर पूछा जाता है। उच्चारण स्थान से कितना नंबर पूछा जाता है? 3 से 4 नंबर। तो उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो को का उच्चारण क्या होता है? कंठ। चो का उच्चारण क्या होता है? तालो। और टो का उच्चारण क्या है? मूर्धा। और तो का उच्चारण क्या है? दांत। पो का उच्चारण कितना है? क्या है? ओठ। उच्चारण स्थान तो आप समझ गए। इससे हर बार 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा और अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी बार भी 2 से 3 नंबर पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटा गया है। तो अभी तो बताएं, को का वर्ग क्या है? कंठ है। को का वर्ग कितना है? 5 है। चो का वर्ग कितना है? 5 है। टो का वर्ग 5 है। तो का वर्ग 5 है। पो का वर्ग 5 है। तो देख लिए। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। समझ लिए यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। तो देखिए, अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं हम। अब हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो हम अभी पढ़वे किए हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। अब देख लीजिए उसका परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है। तो यो रो लो और वो को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो यो रो लो और वो को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। याद हो गया? यो रो लो और वो को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अब देखिए नीचे, यो और वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यो और वो को अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यो और वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन तो आपको पता है कि ऊष्म व्यंजन भी 4 होता है। तो ऊष्म व्यंजन जैसे हम इसका परिभाषा बनाए हैं, उसी तरह से इसका भी परिभाषा बनेगा। तो देखिए, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितना है? तो संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। क्या बोलता है? संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन बोल देते, सॉरी। तो संयुक्त वर्ण जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन भी बोल सकते हैं, वर्ण लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। तो अक्षो किस किस से बनता है? को और
मूर्धन्यों से, को और मूर्धन्यों से क्या बनता है? अक्ष। त्रो किस चीज से बनता है? तो हलंत और रो से त्रो बनता है। तो हलंत और रो से त्रो बनता है। ज्यों कैसे बनता है? जो और प्लस यो, मतलब यो हलंत होगा। स्रो कैसे बनता है? तालव सो हलंत और रो स्रो होता है। तो आपको पता है कि संयुक्त वर्ण कितना होता है? तो 4 होता है। तो 4 होता है। संयुक्त वर्ण कितना होता है? 4 होता है। इससे भी 2 नंबर का पूछा जाता है। इससे भी 2 नंबर का पूछा जाता है। याद रखना, अक्षो किससे बनता है? को हलंत जोड़ मूर्धन्यों। त्रो कैसे बनता है? तो हलंत जोड़ रो। ज्यों कैसे बनता है? जो हलंत जोड़ यो, तो ज्यों बनता है। और स्रो कैसे बनता है? तालव सो हलंत और रो। हो गया याद? तो संयुक्त वर्ण कितना है? 4। संयुक्त वर्ण कितना है? तो आइए देखते हैं द्विगुण। द्विगुण तो बता चुके हैं। तो द्विगुण कितना होता है? तो 2 होता है। द्विगुण कितना होता है? तो 2 होता है। 2 कौन कौन सा होता है वो भी बता दिए हैं। तो उसका परिभाषा बनाना है। तो रो और अढ़ो को द्विगुण कहा जाता है। रो और अढ़ो को द्विगुण कहा जाता है। रो और अढ़ो को द्विगुण कहा जाता है। अब देखिए इसका बारे में, मतलब ये नीचे क्यों लगता है? रो इसको क्या बोलते हैं? अगर बिंदु ना रहे तो डो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं। बिंदु नहीं रहने पर डो बोलते हैं। अगर बिंदु लगाते हैं तो रो बन जाता है। तो क्या बोलता है? डो के नीचे बिंदु लगने से रो बनता है या रो कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि डो के नीचे बिंदु लगने से रो बनता है। अब देखिए ढो, ये ढो है और यहाँ बिंदु हम लगा दिए तो क्या हो जाएगा? अढ़ो हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? कि ढो के नीचे बिंदु लगने से अढ़ो बनता है। ढो के नीचे बिंदु लगने से अढ़ो बनता है। ढो के नीचे बिंदु लगने से क्या बनता है? अढ़ो बनता है। तो अब देखते हैं कि रो और अढ़ो का प्रयोग शब्द के बीच या अंत में होता है। शब्द के बीच या अंत में होता है। क्या बोल रहा है? मतलब अगर कोई शब्द है, जैसे देखिए पढ़ाई, उग नहीं रहा है, लगता है कि खत्म हो गया। पढ़ाई क्या हुआ? पढ़ाई। तो ई बीच में लगा ना। क्या बोल रहा है? रो और अढ़ो का प्रयोग बीच या अंत में किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है? रो और अढ़ो का प्रयोग बीच में होता है, शुरू में नहीं। शुरू में नहीं, सच में शुरू में नहीं होता है रो और अढ़ो का प्रयोग। जैसे क्या बोल रहा है? पढ़ाई, पढ़ाई में कहाँ है? बीच में। और क्या देख लो, पेड़ अंत में हुआ, पेड़ का अंत में हुआ। ये दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीच में या अंत में। बीच में या अंत में। क्या भूल जाएंगे? भूल जाएंगे नहीं, बीच में या अंत में, लेकिन आगे नहीं, मतलब शुरुआत में नहीं लगता है। ये दोनों का, रो और अढ़ो का। क्या बोल रहा है? रो और अढ़ो का प्रयोग शब्द के बीच में होता है, शुरू में नहीं। तो आगे पढ़ते हैं अनुस्वार को अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवा बोलते हैं। आयोगवा कितना होता है? तो आयोगवा हम पढ़ चुके हैं। आयोगवा 2 होता है। तो कौन कौन सा होता है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं, अनुस्वार को अनुस्वार और विसर्ग को
और विसर्ग। अब देखते हैं अनुस्वार को अनुस्वार और विसर्ग को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार को अनुस्वार और विसर्ग को विसर्ग कहा जाता है। तो समझ में आ गया। आज का क्लास यहीं तक, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।